अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने बताया कि मैं तुर्की के लिए क्यों निकला। उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला, बहुत अच्छे कमेंट्स किए आप लोगों ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, कि फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने रास्ते की वीडियो भी बनाएं और हमें बताएं कि आप किस तरह गए। फिर मैंने अपने सब्सक्राइबर से पूछा कि मैं पार्ट्स में वीडियो बनाऊँ या एक ही वीडियो बना दूँ 2-3 घंटे की। तो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि आप पार्ट्स में वीडियो बनाएं और डे 1 डे 2 जितने दिनों का आपका सफ़र था पाकिस्तान से तुर्की का, तो आप वो बताएं कि पहला दिन आपका कैसा गुजरा था, दूसरे दिन आप कहाँ पहुँचे थे, तीसरे दिन आप कहाँ पहुँचे थे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अपना पहला दिन, मेरा पहला दिन कैसे गुजरा और क्या सीन हुआ। तो शुरू करते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है जब मैं और हसन निकले। रिक्वायर्ड थिंग्स थी हमारे पास, जो हमारे एजेंट ने हमें बोला कि ये चीज़ें आपने अपने पास रखनी है। उनमें चने थे और खजूरें थी और कुछ पानी की बोतलें थी और एक शलवार कमीज़ और एक चादर उसने बोली कि रख लेना ताकि अगर रास्ते में सर्दी हो तो आप ख़ुद को ढांप सकें, और एक आधा अपर था हमारे पास। तो हम निकल पड़े, लाहौर पहुँचे। ज़ोहर का वक्त था तो हमने कोयटा की वहाँ से टिकटें लेनी थी। वो एजेंट ने हमें बोला कि आप बाई ट्रेन ना जाएं कोयटा, आप बाई डावो कोयटा में जाएं। ज़ोहर का वक्त था। डावो की टिकट इसलिए लेनी थी क्योंकि डावो में मसला नहीं होता, आप कोयटा में जाते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन ट्रेन में ये होता है कि रास्ते में चेक पोस्टें आती हैं। डावो के रास्ते में भी चेक पोस्टें आती हैं, लेकिन उस कदर मसला नहीं होता जिस कदर ट्रेन में आप जाते हैं। तो फौजी या पुलिस वाले आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, चूँकि उन्हें पता है कि ये लड़के हैं, ये तुर्की की तरफ जाते हैं, कोयटा ये जाते ही इसलिए हैं। तो वो फिर ब्लैकमेल करते हैं या फिर आपसे तफ्तीश करते हैं, तो मसला पैदा होता है, यानी पुलिस वाले जो होते हैं स्पेशली। तो इसलिए फिर डावो की हमारे एजेंट ने बोला कि आप डावो पर जाएं। तो हमने बोला ठीक है। ज़ोहर का वक्त था, हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। मैंने और हसन ने कुछ नवाफल अदा किए हम लोगों ने, और दुआ की कि या अल्लाह हमें खैरोफियत से पहुंचा देना हमारी मंजिल मकसूद पर। तो डावो की टिकट ली, असर टाइम हम लोग डावो में बैठे और चल दिए कोयटा की तरफ। तो अगले दिन 11 बजे 11:30 बजे हम कोयटा में पहुँचे। कोयटा में पहुंचकर हम वहाँ रुके थोड़ी देर। तो हर बंदा हमारी तरफ देख रहा था, क्योंकि जब आप किसी इलाके में नए जाते हैं तो उस इलाके के लोगों को पता चल ही जाता है कि ये हमारे इलाके में नए लोग हैं। हर बंदा हमारी तरफ देख, हम काफ़ी थ्रेट हुए कि यार हर बंदा हमारी तरफ देख रहा है। फिर हमने ऐसा किया कि साथ ही ना एक रेडी लगी हुई थी, उस पर चावल वगैरह लगे हुए थे, हलीम लगी थी। तो हम एम ही ना बस चावल खाने लग गए ताकि उन्हें यही लगे कि चावल खाने के बहाने हम रुके हैं। तो हम चावल खाने लग गए और साथ ही हमने अपने एजेंट को कॉल की, यार हम कोयटा में पहुंच चुके हैं। तो एजेंट ने बोला कि ठीक है वहीं पे रुके, बंदा आपके पास आ जाता है। हम वहाँ तकरीबन 15-20 मिनट रुके तो एक बंदा आ गया रिक्शे पर, लंबे लंबे बाल थे उसके, और साथ उसका एक हेल्पर था, और पूरा ऐसे जैसे फिल्मी सीन होता है, हेलो भाई कहाँ हो, जल्दी बताओ। हमने बोला जी हम फ़लाँ जगह पर हैं। उसने बोला ठीक है फ़लाना। वो रिक्शे पर आया था, ऑटो रिक्शा था उसके पास। वो रिक्शे पर आया, उसने बोला कि ये रिक्शे का नंबर है, देखो यहाँ खड़ा है कहीं पे। हमने देखा वो रिक्शा खड़ा था, हम वहाँ पे गए। हमने बोला कि आप ही हैं। फिर हमने एजेंट के साथ उसकी बात करी, फिर हमने ख़ुद बात की कि कोई और ही ना हमें ले जाए। तो वो रिक्शे वाला हमें ले गया एक होटल में। जब हम पहुँचे तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत से लड़के बैठे हुए थे, बहुत सारे बैग्स थे। तो ऊपर से हम भी चले गए। हम पहुँचे वहाँ पे, जो मेन एजेंट था वो उसी होटल में था। उससे हमने मुलाकात की और उस बंदे ने भाई काफ़ी प्रोटोकॉल दिया कोयटा में। उसने हमें पूछा कि खाना खाया है, हमने बोला नहीं। चावल खाए थे तो वैसे हमने बोला कि खाना नहीं खाया, वैसे हमें तलब नहीं है अभी। तो 1-2 घंटे बाद उसने हमें खाना मंगवा के दिया। थोड़ी देर बाद कोई ना कोई बंदा आ जाए, भाई किसी चीज़ की ज़रूरत है, पानी हमें ला के दिया, बोतलें शोतलें हमें पिलाई, और हमें एक सेपरेट रूम दे दिया। और हमें बोला उन्होंने कि आप सफ़र से आए हैं 2 दिन के, नहाना है तो नहा लें। और उसने बोला कि अगर आज एक गेम निकलनी है, एक गेम कल निकलनी है, किस गेम में आप जाना चाहेंगे। मैंने हसन से बोला हाँ यार, मैंने बोला कि यार आज रेस्ट कर लेते हैं, कल चलेंगे। हसन ने बोला कि नहीं यार अभी निकलते हैं। हमने बोला ठीक है। हम नहाए। उसने बोला कि शलवार कमीज़ आप लोगों ने पहननी है, पैंट शर्ट नहीं पहनी। हम लोगों ने शलवार कमीज़ पहनी। और थोड़ी देर बाद यानी हमें काफ़ी प्रोटोकॉल वहाँ पे मिला। मैंने तो हसन को बोला कि यार ये तो सुना था कि ऐसे होता है, लोग तंग करते हैं, एजेंट ऐसे करते हैं, यहाँ तो काफ़ी प्रोटोकॉल मिल रहा है। खैर अभी हम कोयटा में ही थे तो इसलिए हमें कोई इतना मसला नहीं हुआ। कोयटा में काफ़ी प्रोटोकॉल दिया, खाना, बोतलें, रहाइश, एक सेपरेट रूम। हमने उसे बोला जी हमने आज ही निकलना है। उसने बोला कि यहाँ से तफ्तान जाएंगे, फिर वहाँ से पंजगूर, और उसने हमें थोड़ा सा लेक्चर दिया
कि भागना नहीं है, तंग नहीं करना, हौसला रखना है, आप बाई एयर नहीं जा रहे, आप इलीगल जा रहे हैं तो थोड़ी मुसीबत आए भी तो बर्दाश्त कर लेना। फिर उसने हमें बताया कि अव्वल तो मुसीबत आएगी ही नहीं इंशाल्लाह। तो हम काफ़ी उसने हमें डील किया, हमने बोला मसले ही नहीं है। उसने बोला जी आप 6-6 हज़ार यहाँ पर दें, तो पैसे तो हम साथ लेकर आए थे, 22 हज़ार हमारे पास था, दोनों के पास 22 हज़ार मेरे पास था, इतनी हसन के पास थे। तो हमने 6-6 हज़ार उसे दे दिया। वहाँ पर हम ना दूसरी तीसरी बिल्डिंग पर थे, तो उसने ऊपर से हमें बताया कि वो नीचे रेड कार खड़ी हुई है तो वहाँ पे जाएं और बैठ जाएं। वो रेड कार वाले का उसने हमें नंबर दिया, हमने उसे कॉल किया, उसने बोला जी आ जाएं। हम नीचे गए, रेड गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पर, हम 5 लड़के थे, हम फ़ौरन उसमें बैठे। उसने डिपर दिए कि हाँ मैं ही, उसने हमें बोला कि हम लाइट जलाएंगे तो वही गाड़ी होगी। उसने डिपर यानी गाड़ी के डिपर दिए, तो हम जाके उस गाड़ी में बैठ गए। वो गाड़ी चली कोई 7-8 किलोमीटर, तो आगे एक बड़ी बस थी, तो बड़ी बस में उस गाड़ी ने हमें बिठा दिया। उस बड़ी बस में ऑलरेडी बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे, हम भी जाकर वहाँ बैठ गए। तो वो फिर बस जो चल दी तफ्तान की तरफ। तो वो बस वाले ने बोला किसी चीज़ की ज़रूरत है, पानी वगैरह चाहिए, चने वगैरह चाहिए, खाना वगैरह चाहिए तो मुझे बता दें, यहाँ से आपको मैं ले देता हूँ। तो फिर रास्ते में आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, 12 घंटे का सफ़र है, तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। हमने बोला हमारे पास ऑलरेडी हर चीज़ थी, हमने बोला नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। तो हम फिर चल दिया तफ्तान की तरफ। तो रास्ते में चेक पोस्टें आती थी पुलिस वालों की, तो शलवार कमीज़ हम लोगों ने पहनी थी। तो हम उन्होंने हमें बोला था कि अगर रास्ते में चेक पोस्ट आई, पुलिस वाले पूछें कहाँ जा रहे हैं, तो उन्हें यही बोलना कि जी हम तफ्तान काम करने के लिए जा रहे हैं, वेल्डिंग का, और कुछ उन्होंने जो भी उन्होंने बोला था हमने उन्हें बता दिया। पुलिस वाले पूछते थे कहाँ जा रहे हैं, हमने बोला जी हम तफ्तान जा रहे हैं काम के लिए। तो आईडी कार्ड की कापियाँ हमारे एजेंट ने बोला था कि आपने अपने पास रखनी है, इसलिए हमने अपने आईडी कार्ड्स की कापियाँ अपने पास रखी थी। पुलिस वाले आईडी कार्ड चेक करते थे तो पता चलता था वाकई ये पाकिस्तान के ही हैं। तो वो गाड़ी की तरफ, वो बस में हम चल दिए। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा तफ्तान तक, कोई मसला मुसीबत नहीं आई। सीटों पर बिठाया था हमें उन्होंने हमें डिग्गी में बंद नहीं किया। कोई छत पर बोलते थे, गर्मी थी, छत पर बोलते थे तो छत पर बैठ जाते थे, नीचे हम बोलते तो हम नीचे बैठ जाते। यानी बस का सफ़र बहुत खुशगवार गुजरा हमारा। इसी तरह हम पहुंच गए रात के 2-2:30-3 बजे हम तफ्तान। पता नहीं, मुझे नहीं पता वो इलाका कौन सा था, लेकिन सुनने में आया कि वो तफ्तान का ही कोई इलाका था। तो हम वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर एक एरिया था, 10-15 मरले का एक प्लॉट था। तो उस रूम में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लड़के थे। उसमें हमारे कुछ दोस्त बने, जिसमें शानी भट्टी है हमारे साथ, जो अभी तक हमारे साथ ही रह रहा है, और बहुत से 2-3 दोस्त और बने जो कि अब पाकिस्तान भी 2 जा चुके हैं। उनमें से एक यहीं पर है, एक शानी भटिया हमारे साथ ही होता है, बहुत अच्छा लड़का है, वो भी हमारे इलाके का निकल आया। वो यहाँ सोए हुए थे ऐसे ही नीचे ना, अपनी अपनी चादरें बिछाकर तो नीचे सोए हुए थे। तो उसने हमें बोला कि आप यहाँ पर सो जाएं, अभी थोड़ी देर बाद गाड़ियाँ आएगी, वो आपको उठाकर ले जाएंगी, फिर आगे का आपका सफ़र स्टार्ट होगा। हमने बोला ठीक है। अभी 12 घंटे हमने सफ़र किया था, तो काफ़ी भूख लगी हुई थी हमें। हमने अपने बैग्स खोले, उसमें कुछ खाने की चीज़ें थी, हमने वो खाई और हम वहाँ बैठ गए। उतनी देर में अब हम अपने मोबाइल, वो प्लाट था उसमें लाइट वगैरह नहीं थी और बदबू आ रही थी उसमें, उस प्लाट में से पता नहीं किस किस्म की। तो हम लोगों ने जब देखा कि यार इतने सारे सोए हुए हैं, तो हमने भी अपनी चादर बिछाई और हम भी बैठ गए। और उतनी देर में वो भी उठ खड़े हुए। पता चल ही जाता है कि यार कोई नए लड़के आए हैं हमारे एरिया में। वो जो 10-15 मरले का प्लाट था, वो शानी भट्टी लोग भी उठे। हम बाई चांस लकीली हम उनके साथ बैठ गए, उनके साथ सलाम दुआ ली। उन्होंने हमें पूछा कहाँ से हैं आप, हमने बताया। हमने उनसे पूछा कहाँ से हैं आप। वो कुछ हमारे एरिया के नज़दीक ही थे, तो कुछ तारफ़ हमने एक दूसरे का करवाया, कुछ अपने आबाओ अजदाद का हम लोगों ने तारफ़ करवाया। तो हमारा ताल्लुक़ निकल आया। तो फिर काफ़ी खुशगवार सफ़र गुज़रा। वहाँ तक हमें कोई मसला नहीं हुआ उस प्लाट तक, तो क्योंकि अभी पाकिस्तान की रेंज थी। पाकिस्तान की रेंज के अंदर हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई, कोई मसला नहीं हुआ। बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा। अब जो मुश्किल हालात थे वो अब शुरू होने थे, क्योंकि अब हम पाकिस्तान को बाईकाट करने वाले थे, पाकिस्तान को हम छोड़ने वाले थे। अब सफ़र जो शुरू होना है, जो सफ़र शुरू हुआ हमारा बाद में, वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग वहाँ बैठे 2-3 घंटे हम लोग वहाँ बैठे, हमने खाना वाना खाया। इतनी देर में 4 डाले आ गए 4x4। उन्होंने लाइटें उनकी बंद थी, तो इतनी में एक लड़का भागा आया। उसने बोला कि 500-500 निकालो सभी लड़के। आपको ये बात बता दूं कि डंकी के दौरान आपसे हर पॉइंट से पैसे लिए जाते हैं बेफजूल में।
फजूल में आपसे पैसे लिए जाते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। हमने बोला किस चीज़ के 500-500 दें आपको, ऑलरेडी हम वहाँ कोयटा होटल में 6-6 हज़ार दे कर आए हैं और अब आपको 500-500 किस चीज़ का दें, मेरा इनाम है जी, मैं आपको सेफली यहाँ तक पहुँचाया। हमने बोला कोई 500-500 नहीं है तो इनाम है तो क्या, जिसने आपको ख़रीदा हुआ है, जिसका आप काम कर रहे हैं, उसने आपको पैसे नहीं देने। उसने बोला कि 500 दोगे तो जाओगे। हमने बोला हम नहीं जाते। खैर उसे तो हमने कोई ना 500-500 दिए, कई लड़कों ने दे दिए, कई लड़कों ने ना दिए, हमने भी नहीं दिए। हमने बोला नहीं देने, नहीं जाते तो ना जाएं। अभी पाकिस्तान की हदूद में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सड़क पर जाएंगे, पुलिस आके पकड़ कर वापस फेंक देगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। हमने नहीं दिए उसे। इतनी देर में गाड़ियाँ आ गई, उसने बोला गाड़ियों में बैठे। अब हमें यह था कि हम पीछे से गाड़ियों में बैठ के इजीली सीट पर, बस पे बैठ के इजीली सीट पर, हमें यह था अब इन गाड़ियों में भी ऐसे ही बैठ कर जाएंगे। वो जब देखा भाई वो 8-10 लड़कों की कैपेसिटी थी डाले में, तो वो हमें बैठा रहे थे 20-20, 22-22 लड़के एक डाले में। 22-22 लड़के उन्होंने बैठा दिए उस डाले में। तो यकीन करें अब जो मुश्किल वक्त था वो अब स्टार्ट हुआ, और यकीन करें आगे जो रास्ते में हुआ मैं आपको कैसे बताऊंगा। बता तो दूंगा, वैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे भी, क्योंकि ये डंकी का एक ऐसा सफ़र होता है जो बंदा सारी उम्र नहीं भूल सकता। जितने भी लड़के तुर्की में इलीगल आए हैं वो अपनी स्टोरी सुनाने लग जाएं तो 3-4 घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ख़तरनाक वाक़यात हर लड़के के साथ गुजरते हैं। बाल बाल वो बचते हैं मौत से, और बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जो उन्हें ज़ख्मी कर देते हैं। हमारे साथ भी हुए। लेकिन आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब हम पाकिस्तान से निकलने वाले हैं। अब हमने जाना है ईरान की तरफ। अब इंशाल्लाह ये वीडियो नेक्स्ट होगी कि नेक्स्ट उन डालों में क्या हुआ, उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया, हमसे उन्होंने किस चीज़ की फरमाइश की, हमें कहाँ लेके गए, गन पॉइंट पे उन्होंने हमें क्यों रखा, और इस तरह के मज़ीद वाक़यात अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हम पाकिस्तान तक हमें कोई मसला नहीं आया, यहाँ तक हम सेफली आए हैं, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। अब आगे का सफ़र जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। अल्लाह हाफिज़। ये है मेरा पार्ट 1, ये हमारा डे वन ही था इसी हिसाब से तकरीबन। हाँ डे 1 ही था डंकी का। अब डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 सारी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।